अस्सलाम वालेकुम। चूंकि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए बोर्ड सीरीज, दैट इज पीबीएस फॉर क्लास 11th 2025। और आज मैं बेटा आप लोगों के साथ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस करूंगा, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बेटा और एक लैंग्वेज में बोलते हैं मोल कंसेप्ट। तो अगर हम जेके बोर्ड की बात करेंगे, जेके बोर्ड में बेटा इसमें टोटल में कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स। यानी इन 7 मार्क्स में बेटा हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज तक बेटा पूछे गए हैं या जिनके आने के चांसेस है। और जो भी डिस्कशन हमारा रहेगा वो खाली बेटा बोर्ड ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन हम बेटा उस तरीके से बेटा इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जेके बोर्ड में 7 मार्क्स में से 7 मार्क्स एग्जैक्टली आने चाहे वहां पर। यानी मैं आपको बेटा सिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मगर वो भी बेटा जेके बोर्ड के ओरिएंटेड। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर लेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ, आपको पूछा गया कि मास किसका पूछा गया? प्रोटॉन का मास बोले, न्यूट्रॉन का मास बोले और इलेक्ट्रॉन का मास बोले। ठीक है, यहां पर देखिए, तो अगर मैं आपको बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, अगर मैं आपको बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन होता है बराबर, दैट इज 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 केजीज। इसको बेटा आप ग्राम में भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास है, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 केजीज, 10 की पावर -27 केजीज। इसको भी बेटा आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से बेटा नंबर थर्ड जो हमारे पास है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, दैट इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजीज। ठीक है, ध्यान देना बेटा, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में यहां पर बेटा मुझे 2-3 चीजें समझानी है। अगर मैं आपको यहां पर बोलूंगा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर 3 बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 10 की पावर 2। अच्छा, 10 की पावर 27 और 10 की पावर 31 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर 31 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस कर दूंगा तो पावर बेटा माइनस में मैं आपको बोलूंगा 10 रेज पावर -27 बड़ा है कि 10 रेज पावर -31, तो आप में से हर कोई बोलेगा आंसर सर 10 रेज पावर -27 बड़ा है। तो अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -27, 10 की पावर -27 और यहां पर बेटा 10 की पावर -31, यानी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अगर हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस के बारे में पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल लेते हैं इन कंपैरिजन टू दैट, जब हम कंपेयर करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यानी हम यहां पर बेटा लिखेंगे क्या, हम यहां पर लिखेंगे कि मास, नोट करके हम पॉइंट लिखेंगे, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is negligible in comparison to the mass of proton and mass of neutron। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू जब हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से।
अब इनमें भी बेटा 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 27, तो 10 की पावर माइनस 27 कॉमन है, तो 1.6726, 1.6749, तो इन तीन में भी ज्यादा किसका मास है? न्यूट्रॉन। यानी हम बोलेंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है ये इन तीन में हैवी होता है, यानी भारी जो होता है। यानी इलेक्ट्रॉन बेटा हल्का होता है, लेकिन जो भारी होता है वो न्यूट्रॉन होता है। यानी न्यूट्रॉन इन तीन पार्टिकल्स में सबसे हैवी होता है, इन तीन पार्टिकल, यानी न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग दीज थ्री। ठीक है बेटा, शाबाश। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन का कितना मास है, न्यूट्रॉन का कितना मास है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास है। और ये डेटा बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको बेटा वहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव में, कि आप बोलिए कि प्रोटॉन का कितना मास है या इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, ये पता होना चाहिए। शाबाश। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज डिफाइन एटॉमिक मास। ठीक है, शाबाश। जरा मुझे बोलेगा बेटा, अगर हम एक एटम की बात कर लेंगे तो एक एटम में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर बाहर क्या होते हैं बेटा? बाहर बेटा इस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, इस तरीके से बेटा होते हैं बाहर, क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एटम की बेटा एक डायग्राम बेटा, जिसको आप बेटा फील कर सकते हो, वही वाली डायग्राम मैंने यहां पर बनाई। यानी एक एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बोलूंगा बेटा व्हाट इज द मास ऑफ दिस पेन, तो आप सिंपली बोलोगे सर इसका जो भी मास होगा, इसका जो भी वजन होगा, वो होगा मास ऑफ पेन। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो आप सिंपली बोलोगे सर जो एक एटम का मास होता है, जो एक एटम का मास होता है, उसी को हम नाम बोलते हैं एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास सिंपल टर्म्स में हमारे पास क्या होता है? द मास ऑफ वन एटम, the mass of one atom is called atomic mass, is called atomic mass। यानी एक एटम का कितना मास होता है बेटा, उसी को हम नाम बोलते हैं कौन सा मास? एटॉमिक मास। एक एटम का कितना मास होता है, उसी को हम नाम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब एक एटम का मास किस किस की वजह से जो आपको नजर आते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर, तो क्या मैं लिख सकता हूं एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इससे पहले बेटा आपने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी प्रोटॉन्स का कितना मास होगा और न्यूट्रॉन्स का कितना मास होगा, उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। जैसे बेटा अगर हमें घर पे राइस लेना होगा बेटा, तो हम वो मास मेजर करते हैं बेटा किसमें? केजीज में। अगर आपको गोल्ड लेना होगा बेटा, गोल्ड के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं ना, दैट इज ग्राम। इसी तरीके से बेटा, क्योंकि अगर आपको चावल लेना है तो उसके लिए आप यूज करते हो केजी, अगर गोल्ड लेना होगा तो उसके लिए ग्राम। लेकिन एटम बेटा एक इतना बड़ा पार्टिकल होता है जिसको आप नहीं देख सकते हो, इसका जो यूनिट होता है वो एक बहुत छोटा मास होता है, और उसको हम नाम बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। यानी उस चीज को हम नाम बोलते हैं क्या? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा एएमयू, या सिंपली नाम बोलते हैं और यू। यानी जो एक एटम होता है उसका अगर मास मेजर करना होगा तो उसका मास हम मेजर करते हैं किसमें? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू और यू में। अब आप वहां से बोलोगे सर ये एएमयू है क्या? एएमयू बेटा मास है, मगर एक बड़ा मास नहीं, बहुत छोटा मास। यानी एएमयू का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब बेटा देखोगे डिफरेंट जगह 1.67 भी लिख के होगा,
हकीकत में होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, ये किसका यूनिट आपने लिखा है? ये एटॉमिक मास यूनिट का। इसको आप केजी में भी लिख सकते हो, तब आप लिखोगे 10⁻⁻27 केजीज, और वी कैन से 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। ये एएमयू का वैल्यू बेटा हमने लिखा है यहां पर, और ये एएमयू का वैल्यू बेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बेटा बोर्ड में बेटा आ सकता है, बेटा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है वहां पर कि एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना है। वो तो ग्राम में भी बेटा वहां पर बोल सकता है या केजी में भी बोल सकता है। अब जब भी बेटा एटम, किसी भी एटम का आप मास लिखोगे, उस मास का बेटा कुछ ना कुछ पीछे यूनिट होगा, और वो यूनिट हम लगा देते हैं पीछे क्या, एक छोटा सा मास, क्योंकि जो एटम होता है वो एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है, और एक बहुत छोटे यूनिट का हम यूज कर लेते हैं, दैट इज एएमयू। एएमयू क्या है? ये भी यूनिट है मास का ही, मगर बहुत छोटा मास जो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान दें बेटा। अगर मैं आपको बोलूंगा रिलेटिव एटॉमिक मास को, अगर मैं बोलूंगा, मैं यहां पर बेटा 1 मिनट पहले आपको समझा देता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, फिर उसके बाद हम बेटा डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। ध्यान देना, अगर मैं 2 मिनट के लिए बेटा एक बैलेंस लेता हूं, ये हमारे पास एक बैलेंस हमारे पास है, यहां से हम इस बैलेंस को पकड़ के हैं, इसका, इस बैलेंस का बेटा एक प्लेट इस साइड से है, और दूसरा साइड बेटा ये इस बैलेंस का हमारे पास है, ये हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है। ठीक है, तो अगर इस वेइंग बैलेंस में हम एक कम कर लेते हैं, मान के चलेंगे बेटा, क्योंकि एटम जो है ना बहुत इतना छोटा पार्टिकल है, आप इसको नहीं देख सकते हो। अगर नहीं देख सकते हो, कम से कम तो फील तो कर सकते हो ना कि एक एटम, एक बहुत छोटा पार्टिकल हमारे पास है। तो हमने बेटा क्या किया, हमने एक एटम लिया, किसका एटम लिया, सोडियम का। तो हमने सोडियम का एटम इस साइड डाल दिया, तो ऑब्वियसली बेटा आपको पता है बेटा ये प्लेट नीचे जाएगा और ये प्लेट ऊपर जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, 2 मिनट के लिए बेटा हमने यहां पर जो ये व्हाइट वाला ये बना दिया, मान के चलेंगे बेटा ये 1 एमयू है। कितना है, 1 एमयू। ये स्क्वायर हमने माना ये 1 एमयू है। तो अगर हमने 1 एमयू बेटा, ये स्क्वायर हमने माना बेटा, ये स्क्वायर जो हमारे पास है इट इज 1 एमयू, स्क्वायर वाला है 1 एमयू। हमने बेटा एक स्क्वायर डाल दिया, ये फिर भी बेटा सोडियम नीचे है और ये ऊपर है, हमने बेटा दूसरा डाल दिया, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे ही बेटा। अभी बेटा बैलेंस नहीं होती है, लेकिन जब हमने 23 डाल दिए बेटा, स्क्वायर 23 जब हमने इसे ऐड किए इस साइड से, तो ये बैलेंस हो गई। जितना लेफ्ट साइड वाला प्लेट है उतना ही राइट साइड। अब ये इस तरीके से, अभी तक सोडियम वाला नीचे था, ये ऊपर था, हम ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ये एमयू एमयू, अल्टीमेटली बेटा ये नीचे नीचे, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और 2 मिनट के लिए मान के चले बेटा आपने 23 स्क्वायर ऐड किए, तो आप बोलोगे सर ये 23 इस साइड से वजन इसका कितना है, 23 एमयू। अब इस 23 एमयू का क्या मतलब है, इस 23 एमयू का मतलब है कि आपको बेटा ये 1 एमयू 23 टाइम डाल देना, यानी आपको 1 एमयू कितनी बार बेटा ऐड करना है, 23 टाइम्स ऐड करना है बेटा, तभी तो बेटा 23 एमयू बनेगा इसका। यानी ये 23 एमयू जो है ना, ये इसका कहलाएगा कौन सा मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। याद रखने बेटा ये कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 23 एमयू। यानी इसका मतलब हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है, वो आपको ये बोलेगा 1 एमयू से कितना बारी है, 1 एमयू से कितनी बार बारी है, 23 टाइम्स। इस मास को बोला जाता है, यहां पर ये कौन सा मास है इसका, 23 एमयू। इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम बोलेंगे बेटा यहां पर कि ये एक नंबर है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर विच इंडिकेटर्स हाउ मेनी टाइम्स mass of one atom is
हैवियर देन 1 AMU, यानी 1 AMU से कितना ये भारी है। अब 1 AMU से कितना ये भारी है, 23 टाइम्स, क्योंकि आपने 23 बार बेटा इसको ऐड किया ना, यानी इसका मतलब हुआ जो ये सोडियम हमारे पास है इसका एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव हम लिखेंगे यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना लिखेंगे, दैट इज 23। 23 ग्राम्स नहीं लिखेंगे, खाली 23 नहीं लिखेंगे, 23 AMU लिखेंगे, यानी इसका मतलब हुआ 1 AMU से ये 23 टाइम्स भारी है, यानी 1 AMU को आप 23 टाइम जब लोगे वो आपको एक सोडियम का मास बना के देगा। ठीक है, शाबाश। तो इससे बेटा हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए अगर हम देख लेंगे बेटा, ये जो हमारे पास टेबल बेटा आपके सामने देखे हैं, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। अगर आप इन एटॉमिक मासेस को देख लोगे ना, इनके पीछे यूनिट लगा के है यू, चाहे यू बोल दो या AMU बोल दो, चाहे AMU बोल दो या यू बोल दो, बेटा एक ही बात होती है। किस किस का एटॉमिक मास देखें, हाइड्रोजन का कितना है 1 AMU, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, ब्रोमीन, आयोडीन, सिल्वर, गोल्ड और लेड, ये इनके बेटा एटॉमिक मासेस लिखे हैं बेटा, मगर ये एटॉमिक मासेस बेटा याद होने चाहिए, यानी इनको बेटा आपको याद रखना ही रखना है, यानी इनको बेटा याद रख लो बेटा। किनको बेटा याद रख लो, जो यहां पर मैंने लिखे एटॉमिक मासेस कुछ एलिमेंट्स के, इनको बेटा आपको डेफिनेटली याद रखना है। सर हम क्यों इनको याद रखेंगे, क्योंकि आपको बेटा कम से कम 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, 2 साल पढ़ने हैं ना, तो 2 साल पढ़ने के लिए बेटा आपको मॉलिक्यूलर मास की अक्सर जरूरत पड़ेगी। 2 साल बेटा आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी किसकी, मॉलिक्यूलर मास की, इसीलिए बेटा उसको बनाने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, एटॉमिक मासेस पता होनी चाहिए, कम से कम ये वाले एलिमेंट्स के बेटा आपको एटॉमिक मासेस याद होनी चाहिए। अगर आज तक बेटा याद नहीं किए हैं ना, कम से कम बेटा इन एटॉमिक मासेस को बेटा याद कर लो जिंदगी में एक बार, इतने ही तो याद करने हैं ना। सर बाकी भी तो एलिमेंट्स है ना, 118 वाले एलिमेंट्स, क्या सबका याद करना है, नहीं, मैंने फिर भी बोल रहा हूं यहां पर बेटा खाली इतने ही वाले, इतने याद कर लो, इतना याद कर लो बेटा, वो काफी है। चलिए अगर हम देखेंगे नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो अगर मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल कैसे बनता है बेटा, जब एटम्स कंबाइन हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे बनेगा, जब एटॉमिक मास कंबाइन हो जाएगा। तो कैन यू से इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, it is the sum of atomic masses of all atoms in one molecule, यानी एक मॉलिक्यूल में जब आप सम ऑफ एटॉमिक मासेस कर लोगे ना, वही कहलाएगा कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जब आप सम ऑफ एटॉमिक मासेस कर दोगे वही कहलाएगा कौन सा, मॉलिक्यूलर मास। आपको किस किस का मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, CH4 का, तो पहला जो है दैट CH4। जरा मुझे बोलेगा बेटा इस CH4 में आपको क्या क्या इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या क्या नजर आता है, कार्बन नजर आता है, मगर कार्बन कितने नजर आते हैं, एक, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन नजर आता है, प्लस हाइड्रोजन कितने नजर आते हैं, 4, तो हम बोलेंगे 4 टाइम्स हाइड्रोजन नजर आते हैं, यही बोलोगे ना, एक कार्बन नजर आता है और 4 हाइड्रोजन नजर आते हैं। अच्छा मुझे बोलिएगा एक कार्बन का कितना मास है, चलो बेटा एक कार्बन का कितना मास है, यहां पर तो बेटा कम से कम टेबल पता होगा, मैंने ऑलरेडी बोला कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का कितना 1 U, तो हम बोलेंगे बेटा 1 × 12U प्लस 4 × 1U, सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 16U या 16 AMU। ये किसका मॉलिक्यूलर मास मिला, CH4 का। दूसरा बी पार्ट, हम बेटा सिखाते हैं बेटा बोर्ड में किस तरीके से आप लिखोगे, वरना इतना तो बेटा हर किसी को आता है, इसके 12 है, इसके 4 है, वही 16। दूसरा बेटा हमारे पास CO2,
अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो आप बोलोगे सर इसमें एक कार्बन नजर आता है और 2 ऑक्सीजन नजर आते हैं। एक कार्बन तो हम बोलेंगे बेटा 1 × 12 प्लस 2 × 16, 12U और इसका 16U, तो ये सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 44U। ये किसका मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला, CO2 का। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास किसका पूछा गया, C6H12O6 का। नंबर थर्ड बेटा जो हमारे पास है सी पार्ट, सी पार्ट जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू C6H12O6 एंड वी कॉल्ड इट एज, इसको हम नाम बोलते हैं क्या बेटा, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको निकाला है, सर मुझे बोलेगा इसमें क्या क्या नजर आता है आपको, इसमें कार्बन 6 नजर आते हैं, यानी 6 × कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने नजर आते हैं, 12, 12 × हाइड्रोजन प्लस 6 × ऑक्सीजन, यही है। बोले बेटा कार्बन का कितना मास है, तो हम बोलेंगे 6 × 12U प्लस 12 × 1U प्लस 6 × 16U, यही है ना। जरा मुझे बोलेगा सॉल्व कर लोगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 180U। जब आपको पूछा जाएगा ना कैलकुलेट बेटा, तो वहां पर बेटा आपको बोर्ड में बेटा इसी तरीके से बेटा कैलकुलेट करना है, वहां पर आपको नहीं लिखना है डायरेक्टली बेटा 180U। हाँ, या तो बेटा कभी ऑब्जेक्टिव में होता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, इसी तरह से बेटा मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं H2 वाटर। जरा मुझे बोलेगा अगर मैं बोलूंगा वाटर में क्या क्या आपको नजर आता है, तो आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन नजर आते हैं, 2 × हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन नजर आता है, 1 × ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना मास है, 2 × 1U प्लस 1 × 16U। सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा, 18U या 18AMU। अच्छा मुझे बोलेगा ये जो CH4 का 16U है ना, याद रख लें बेटा ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का, यानी उसका मास है जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। ये बेटा 44U है, ये एक मॉलिक्यूल बेटा CO2 का है। इसी तरह से बेटा 180U है, ये एक मॉलिक्यूल का है, और 18U जो है ये एक मॉलिक्यूल का है। यानी उस चीज का बेटा हम मास निकालते हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, मगर फील तो कर सकते ना कि इसमें ये प्रेजेंट है तो इतना होगा इसका मास। यानी इस 18U का मतलब हुआ जो वाटर है इट इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1AMU। 180U का मतलब हुआ ग्लूकोज इज 180 टाइम्स हैवियर देन 1AMU, और ये इनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस कहलाते हैं। आई होप कि बेटा यहां तक आपको समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डिफाइन मोल। मोल क्या होता है, और अगर हम देखें राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, आपको बेटा फॉर्मूला लिखनी है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ लेना बेटा, ध्यान दें बेटा, अगर मैं एक एटम लेता हूं ना कार्बन 12 का, एक एटम लेता हूं कार्बन 12 का, एक एटम, सोच लो अपनी जगह पे, ये सोच लो ये एक एटम है कार्बन 12 का, यानी एक छोटा पार्टिकल बेटा जिसको आप नहीं देख सकते हो लेकिन फील तो कर सकते हो, हां एक एटम है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इसी का मास बोलूंगा, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, बात समझ लेना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, क्योंकि कार्बन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, मोस्ट एबंडेंट ये है बेटा, इसीलिए बेटा हमने कार्बन 12 लिया। इसका मास जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ये एक एटम का मास है। लेकिन आप बोलोगे सर इसका मास किस तरह, अगर इसको हम नहीं देख सकते तो इसका तो मास किसी हथियार से मेजर किया होगा ना, जिस हथियार से बेटा उसको मेजर किया है उस हथियार का बेटा नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस हथियार को हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर।
मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा हमारे पास वो एक हथियार है जिससे हम बेटा एटम्स का मास मेजर कर सकते हैं, यानी उन चीजों का मास निकाल सकते हैं बेटा जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि इस पेन को हमें देख सकते हैं, अगर इसका मास निकालना होगा तो इसको बेटा हम सीधी दुकान पे लेंगे, इसका मास चेक कर लो। लेकिन आप जिस चीज को हम नहीं देख सकते उनका मास मेजर करने के लिए हम एक हथियार का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। और एक एटम कार्बन 12 का इतना मास आया। ठीक है, 2 मिनट के लिए यहां पर देखिए, मैंने एक काम किया बेटा, ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में बेटा जो ये रेड कलर के दिखाए ना, ये रेड कलर बेटा इसमें है पेन। ये रेड कलर के लाइन जो मैंने खींचे 2 मिनट के लिए बेटा, ये पेन है। और यहां पर देख ले, मास ऑफ वन पेन, एक पेन का मास जो है दैट इज इक्वल टू लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स एक पेन का मास है, 5 ग्राम्स। और ये जो बॉक्स हमारे पास, इस बॉक्स में बेटा हमने बोले पेन है, ठीक है। लेकिन हम बेटा एक चीज करेंगे, हम बेटा काउंट नहीं करेंगे कितने पेन है, यानी इस बॉक्स को खोल के नहीं देख सकते 1 पेन 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे बेटा, हम इसका वजन चेक करेंगे। मान के चलेंगे इस बॉक्स का नेग्लिजिबल मास होगा बाहर का, और जब हमने बेटा इन सारे पेन को उठा के बेटा मास चेक किया और आपने देखा बेटा टोटल मास जो है दैट इज इक्वल टू, टोटल मास इज इक्वल टू लेट अस सपोज 200 ग्राम्स। कितना है 200 ग्राम्स। एक पेन का मास कितना आया 5 ग्राम। और जब आपने इन सारे पेन का चेक किया तो कितना है 200 ग्राम। आपने बेटा काउंट नहीं किया, काउंट करना बेटा अलग बात है। अब आपको बेटा सवाल यह पूछा गया जिसको आप बेटा बचपन में उस मैम ने पढ़ाया होगा कि अगर आपको बेटा कैलकुलेट करना होगा इसमें नंबर ऑफ पेन्स, कितने पेन है, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स। तो अगर बेटा आप उस मैम को, बचपन की मैम को याद कर लोगे, कम से कम फील आ रहा होगा, उसने किया है टोटल मास, यानी उसने क्या किया, आपने बेटा किया होगा 200 को डिवाइड किया होगा मास ऑफ 1 से बेटा, दैट इज इक्वल टू, आपने सॉल्व करके वैल्यू निकाला कौन सा 40। तो आप सर बोलोगे सर इसमें जो पेन है दैट इज इक्वल टू 40। और जब आपको ये 40 आया ना, तो इसका मतलब हो बेटा आपने काउंट किया, मगर आपने बेटा ऐसे काउंट नहीं किया जैसे आप करते हो काउंट, आपने बेटा वजन चेक करके काउंट किया। दिस इज कॉल्ड एज, दिस टर्म इज कॉल्ड एज काउंटिंग बाय वेइंग। आपने काउंट किया वजन चेक करके, ठीक है। तो ऐसा ही, तो बेसिकली ये 200 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 200 हकीकत में आपने लिखा टोटल मास, ये 200 आपने क्या लिखा टोटल मास, और ये आपने क्या लिखा ये 5, तो आप बोलोगे सर ये 5 है ना बेसिकली मास ऑफ 1 पेन। तो हम बोलेंगे ठीक है। तो आप बोलोगे सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम बस 2 मिनट यहां देख लो बेटा, जरा मुझे बोलेगा बेटा, लेट अस सपोज बेटा जहां पर आप बैठे हुए हो आपके सामने तो पेज वेज होगा, कुछ तो होगा। आपने बेटा एक पेंसिल लाया, उस पेंसिल में बेटा जो वो ग्रेफाइट रॉड होता है, वो ग्रेफाइट बेसिकली होती है कार्बन। आपने बेटा उसको पीस करके निकाला, उसकी जो वो लकड़ी का है वो बाहर निकाला। अल्टीमेटली बेटा आपने एक प्लेट लिया, ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट में बेटा आपने उसी बेटा जो वो पेंसिल का वहां से बेटा उसको इस तरीके से डाल दिया। यानी जो ग्रेफाइट है, यानी जिसको वो पेंसिल की निब जो होती है, उसी को बेटा आपने यहां पर डाल दिया। और इसका मास जब आपने चेक किया, इसका मास आपने लिया 12 ग्राम्स। टोटल मास कितना लिया आपने 12 ग्राम्स। मगर ये क्या है बेटा, टोटल मास ये 12 ग्राम्स है, किसके बेटा, टोटल मास ऑफ कार्बन 12, ये कार्बन 12। क्योंकि जो पेंसिल की निब होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें बेटा बेसिकली होता है वो ग्रेफाइट होता है, और ज्यादा एबंडेंट जो होता है वो कार्बन 12 ही होता है। और अगर हम देखेंगे टोटल मास ऑफ कार्बन 12 कितना है, टोटल मास ऑफ कार्बन 12 जो आपने इस प्लेट में डाल दिया, टोटल मास ऑफ कार्बन 12, तो वो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, वो 12 ग्राम है। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको बोलूंगा क्योंकि ये जो कार्बन यहां पर बेटा 12 ग्राम आपने लिए, क्योंकि इसमें तो एटम्स प्रेजेंट है, अब कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप बोलोगे सर ठीक है, जो आपने यहां पर किया था, जो आपने यहां पर किया था,
अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, आपको टोटल मास से डिवाइड करना है मास ऑफ 1। तो ऐसा ही कुछ यहां पर कर लेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 के कितने एटम्स होंगे वहां पर, तो आप बोलोगे सर टोटल मास कितना है 12 ग्राम। इसको डिवाइड कर लोगे बेटा मास ऑफ 1 से। मास ऑफ 1 कितना है 1.9926 इंटू 10 की पावर -23, साथ में क्या है ग्राम्स। तो इतना बोलोगे सर जो ये ग्राम और ग्राम है ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू आता है दैट वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही वैल्यू हमारे पास आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। चूंकि ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जिस तरह से बेटा यहां पर नंबर था 40, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसी तरह से बेटा हमारे पास ये नंबर है बेटा हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी चीज को हम नाम बोलते बेटा वी कॉल्ड इट एज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बेटा Na से। और इतने सारा जो हमारे पास होता है, इसी चीज को हम बेटा नाम और एक बोलते हैं वी कॉल्ड इट एज 1 मोल। इसी को हम बेटा 1 मोल बोलते हैं। यानी मोल क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर मोल होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम्स में कितने होंगे एटम्स कार्बन 12 के, उसी को हम नाम बोलते हैं क्या मोल। तो अगर मैं आपको यहां से बोल देता हूं मोल क्या है, तो आप इतना बोलोगे सर जो मोल हमारे पास है, तो मोल जो हमारे पास होता है इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स। यानी मोल क्या है, तो आप बोलोगे सर द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे बेटा, उसी को हम नाम बोलते हैं क्या 1 मोल। अब अगर ये मोल हमारे पास एक नंबर है, तो अगर हम देख लें बेटा इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट क्या है मोल। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा मोल क्या है, तो आप बोलोगे सर मोल नंबर है। अगर मैं बोलूंगा मोल क्या है, तो आप बोलोगे सर मोल एक यूनिट है। यानी मोल हमारे पास नंबर भी होता है और मोल बेटा हमारे पास यूनिट भी होता है। मगर कौन सा नंबर, तो आप बोलोगे सर एवोगाड्रोस नंबर। एनी किसका यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। यानी जब आप कभी बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें साथ में यूनिट हमेशा डाल देना क्या मोल। यानी अगर मैंने लिखा 1 मोल, क्या लिखा 1 मोल, तो जो ही मैंने लिखा 1 मोल तो आपके दिमाग में आया बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही आया ना। मैंने बोला 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, तो आपने बोला सर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का मतलब होगा बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा आयन्स हो सकते हैं। यानी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। यानी ये जो नंबर हमारे पास है, क्या हम इस बेटा नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na बोला जाता है ना। यानी अगर मैं बोलूंगा बेटा आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, अगर मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम की बात कर लेता हूं तो हम उसको बोलेंगे Na एटम्स। 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मतलब होगा बेटा कितने एटम्स, Na एटम्स। अगर मैं बोलूंगा बेटा 1 मोल ऑफ CO2, क्योंकि CO2 किसका बना होता है मॉलिक्यूल्स का, मोल क्या है नंबर है, कौन सा नंबर एवोगाड्रोस नंबर, तो आप बोलोगे सर Na मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से बेटा अगर मैंने यहां पर बोला 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव, जरा मुझे होगा SO4 2 नेगेटिव किसका बना होगा, आयन्स का बना होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें होंगे Na आयन्स। ये हमने डिफाइन किया बेटा मोल क्या होता है, और उसके बाद हमने बोला कि मोल की डेफिनेशन हमारे पास ये एक नंबर है यूनिट ऑफ। उसके बाद बेटा कुछ और भी क्वेश्चन में पूछा गया, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला लिखिएगा बेटा जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर देखिए
तो यहां पर अगर हम देख लेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तीन फॉर्मूला बेटा हम यूज करेंगे। पहला जो है दैट इज जिसमें मास यूज होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल जो होते हैं दैट इज इक्वल टू मास जो दे के होगा, मगर मास होना चाहिए ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है एक मोल का मास। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, मगर ये बेटा एप्लीकेबल है एट ओल्ड एसटीपी। ओल्ड एसटीपी होने का मतलब हुआ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, मगर न्यू एसटीपी कंडीशंस नहीं, ओल्ड एसटीपी कंडीशंस के हिसाब से 22.4 लीटर्स। तीसरा जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और फॉर एक फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज Na। पार्टिकल्स बेटा एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयन्स भी हो सकते हैं। यानी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तीन फॉर्मूला है। मास वाले हमारे पास है, वॉल्यूम वाले इक्वेशन हमारे पास एंड नंबर वाली इक्वेशन हमारे पास है। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन बेटा दे के है, क्या वहां पर बेटा मास दे के है, क्या वहां पर बेटा वॉल्यूम दे के है, कि वहां पर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे के है। शाबाश। चलिए बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अगर बात किसकी चल रही है बेटा? बात चल रही है मीथेन की, CH4 की। अगर मैं CH4 का बेटा एक मॉलिक्यूल बोल देता हूं, कितना बोल देता हूं? एक मॉलिक्यूल, इसका मास होता है बेटा 16U या 16 mu, एक मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक मोल, मोल बेटा छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है, तो एक मोल का मास होगा 16 ग्राम्स, और एक मोल का जो मास होता है उसी को हम नाम बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, अब मुझे बोलेगा बेटा आपको क्या देखे? 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन देखे, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मास देखे है तो आप बोलोगे मास, लेकिन ये मास किस में लेंगे? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अच्छा मुझे बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? मास कितना देखे? 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना देखे? 16, तो आप बोलोगे 1, लेकिन क्या मोल? क्योंकि मोल बेटा यूनिट होता है। अच्छा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? क्योंकि CH4 जो है होगा ये मॉलिक्यूल्स का बना होगा। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एनी मॉलिक्यूल्स, तो आप बोलोगे देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो होंगे बराबर 1 into Na। अब Na का अपना वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23। इतने सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए, व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर? 0.1 मोल ऑफ वाटर का कितना मास है? क्योंकि जो वाटर होता है इसका मोलर मास होता है 18। ठीक है, शाबाश। जरा मुझे बोलेगा बेटा, यहां देख लो, तो अगर मैं आपको बोलूंगा क्योंकि मोल्स देखे है और मास निकाले, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, मगर ये मास किस में आ जाएगा? ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने देखे? 0.1 इज इक्वल टू मास, लेकिन ये मास किस में होगा? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 18। तो आपको मिलेगा बेटा मास, जो आपको मिलेगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आ जाएगा किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 1.8, मगर 1.8 क्या? ग्राम्स। ये मास मिलेगा, किसका मास मिलेगा बेटा? वाटर का मास मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम्स। यानी आपको बेटा वहां से पूछते थे
व्हाट इज द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर? 0.1 मोल ऑफ वाटर का कितना मास है? तो आप बोलोगे सर 0.1 मोल ऑफ वाटर का मास है 1.8 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, आपको बेटा 3 मोल्स बेटा किसके देखे? इथेन के। यानी बात किसकी चल रही है बेटा? बात इथेन की चल रही है, दैट इज C2H6 की बात चल रही है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी अगर आप इथेन की बात कर लोगे, यानी इथेन में बेटा आपको C2H6 बेटा हमारे पास है, आपको जरा मुझे बोलेगा बेटा आपको कार्बन कितने नजर आते हैं? 2। हाइड्रोजन कितने नजर आते हैं? 6। यानी आप बोलोगे सर इसमें मुझे 2 कार्बन नजर आते हैं और 6 हाइड्रोजन नजर आते हैं। यानी अगर आप एक इथेन को देख रहे हो, एक इथेन से आपको 2 कार्बन नजर आते हैं और 6 हाइड्रोजन नजर आते हैं। जब आप बेटा इथेन को देख लोगे तो 2 कार्बन नजर आते हैं और 6 हाइड्रोजन। अगर आप एक मॉलिक्यूल को देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल को देख रहे हो, जब आप एक मॉलिक्यूल को देखोगे तो आप बोलोगे सर 2 एटम्स मिलेंगे कार्बन के और 6 एटम्स मिलेंगे किसके? हाइड्रोजन के। एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 एटम्स मिलेंगे कार्बन के और 6 एटम्स मिलेंगे किसके? हाइड्रोजन के। वो कहां से मिलेगा आपको? एक मॉलिक्यूल को जब आप देखोगे। लेकिन अगर आप एक मोल को देख रहे हो, एक मोल को देख रहे हो तो आपको मिलेंगे 2 मोल कार्बन के और 6 मोल हाइड्रोजन के। यानी जब आप मोल बोलोगे तो यहां से भी बेटा मोल ही आंसर आएगा। अगर आपने मॉलिक्यूल बोला तो यहां से बेटा एटम्स बोलना है, ठीक है। अगर 1 मोल होगा ये 2 मोल होंगे और ये 6 मोल होंगे। अच्छा मुझे बोलेगा अगर ये 2 होंगे ये 4 होंगे, अगर ये 2 मोल होंगे इथेन के तो ये 4 मोल होंगे और ये कितने होंगे? 12 मोल। अगर ये 3 मोल बेटा आप ले रहे हो तो ये कितने मोल मिल रहे हैं? 6 मोल। और ये कितने मोल मिल रहे हैं? 18 मोल। यानी आप मुझे एक चीज बोलिएगा बेटा, अगर आपको पूछा गया इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स में कार्बन कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर कार्बन के 6 मोल मिल रहे हैं। कार्बन के कितने मोल मिल रहे हैं? 6 मोल। यानी आप इतना बोलोगे सर कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के कितने मोल होंगे, तो आप यहां पर बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के कितने मोल्स होंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर कार्बन एटम्स के कितने मोल है बेटा, वहां पर 3 मोल में कितने मोल है? 6 मोल है। इसी तरह से बेटा अगर आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स में कितने मोल होंगे, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन एटम में कितने मोल होंगे? 18 मोल होंगे। लेकिन 1 मोल और तीसरा क्या पूछा गया है? ये ए पार्ट था, ये बी था, और सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। C2H6 के कितने मॉलिक्यूल्स? 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल में 2 इंटू Na होंगे, 3 मोल में 3 इंटू Na होंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू Na। Na का बेटा अपना वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसके बाद पूछा गया हाउ दे आर रिलेटेड, इनकी रिलेशन बोलिए आपस में क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा बिफोर वी डिस्कस द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला बेटा रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल स्पीशीज की जो होती है उसी को बोलते हैं फॉर्मूला। यानी आप बोलोगे सर फिर फॉर्मूला क्या हमारे पास होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। यस, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल स्पीशीज। जब आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल स्पीशीज की, उसको हम बेटा क्या नाम बोलते हैं? वी कॉल्ड दैट एज अ फॉर्मूला, ठीक है। यानी फॉर्मूला होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा मुझे बोलेगा अब अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है, बात पूछी गई है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मैं यहां पर बेटा लिख लेता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे. इट गिव्स द actual number of atoms, actual number of atoms in one molecule of a compound, one molecule of a compound. यानी एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम्स होंगे, ध्यान दे बेटा, एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम्स होंगे, उस चीज को हम बेटा नाम बोलते हैं बेटा. एक मॉलिक्यूल में बेटा कितने एटम्स होंगे बेटा, उसमें कितने हकीकत में एटम्स होंगे, वी कॉल दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसको हम नाम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कोई भी बेटा किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, चलो जैसे आपने ईथेन लिया था, यहां पर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास मिलेगा उसको हम नाम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड. मॉलिक्यूलर मास और molecular formula mass is calculated. Formula mass is calculated. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास, या जिसको हम नाम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास. इससे पहले बेटा हमने लिखा ना ईथेन C2H6, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6. अच्छा, स्मॉलेस्ट इन दोनों में से कौन सा है, 2 से बेटा दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 3. अच्छा, जब आपने रेशियो निकाला, रेशियो के बाद आपको कौन सा रेशियो मिला, 1:3. रेशियो के बाद जो आपको फॉर्मूला मिलेगी, यानी कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3, वी कॉल दैट फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. यानी अगर आपको पूछा जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे पहले बेटा हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला. अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते बेटा, इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. इट गिव्स द सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms in one molecule of a compound. यानी एक मॉलिक्यूल में बेटा रेशियो के बाद, जब आप सिंपलेस्ट रेशियो देखोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखोगे, रेशियो के बाद जब आप निकालोगे बेटा, वी कॉल दैट फॉर्मूला इज, कौन सी फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला. और एम्पेरिकल फॉर्मूला से कौन सा मास मिलेगा, वी कॉल्ड इट एज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज कैलकुलेटेड. एम्पेरिकल फॉर्मूला से बेटा कौन सा मास मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है. उसके बाद बेटा आपको पूछा गया हाउ दे आर रिलेटेड, इनके बीच में रिलेशन क्या है. याद रख लें बेटा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है इट इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला. यानी अगर आपको ध्यान दे बेटा, अगर आपको बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, तो आप बेटा एक काम कर लोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर n का वैल्यू 1 है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगी, सेम. n का वैल्यू बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगी, 0. तो आप इतना बोलोगे, वेयर n इज इक्वल टू, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सो ऑन, ऐसे करके. ठीक है. अब आप इतना बोलोगे, सर n का वैल्यू हमें कैसे मिलता है, नोट करके लिखिएगा बेटा. अगर आप बेटा इतना करोगे कि जो n का वैल्यू हमारे पास होता है, n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. जब आप कर लोगे बेटा, उससे आपको किसका वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा. यानी n का वैल्यू आपको मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. उसी से आपको किसका वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू. ठीक है. चलिए बेटा, a compound contains 4.07% hydrogen, 24.727% carbon and 71.65% chlorine.
ठीक है, ये इनकी बेटा मास परसेंटेज देखे, इट इज मोलर मास इज 98.96, यानी इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना देंगे 98.96, यानी 99 ग्राम ऑलमोस्ट। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान देना बेटा, चाहे आपको बेटा मास परसेंट देके क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में बेटा मास देके है, या क्वेश्चन में बेटा वॉल्यूम देके है, या क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके, नंबर देके, चाहे इनमें से बेटा कोई भी चीज देके है, इनमें से बेटा अगर कुछ भी देके है ना, तो एक चीज बेटा समझ लेना बेटा, हमेशा इनको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू मोल्स, इनको बेटा मोल्स में कन्वर्ट कर लेना। चाहे बेटा मास परसेंट देके, चाहे मास देके है, चाहे वॉल्यूम देके है, अगर गैस का तब वॉल्यूम होगा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके है तो आप इनको कन्वर्ट करोगे किसमें, मोल्स में। और दूसरी बात बेटा, जो मास परसेंट होता है या वेट परसेंट होता है वो बेटा क्या होता है, मास ही होता है। मास परसेंट बेटा क्या होता है, मास इन ग्राम्स ही होता है। हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज 4.07, तो क्या आप इतना बोलोगे सर हाइड्रोजन का है 4.07 ग्राम्स। कार्बन की कितनी परसेंटेज 24.27, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कार्बन का है 24.27, और इसी तरीके से बेटा, और क्लोरीन का बेटा हमारे पास है 71.65%, क्लोरीन इतना देखें तो 71.675%, तो आप बोलोगे सर इट इज ऑलमोस्ट इट इज 71.65 ग्राम्स, यानी जहां पर परसेंटेज अगर मास परसेंटेज देखा है तो आप उसको क्या मानोगे, मास। बोलो बेटा हाइड्रोजन का कितना मास देखें, तो आप बोलोगे सर, फिर आपका कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन हमारे पास है इसका मास है 4.07 ग्राम्स, यही बोलोगे ना सर, जो हाइड्रोजन है इसका है मास 4.07 ग्राम्स। कार्बन का कितना मास देखे है, शाबाश, जरा मुझे बोलेगा कार्बन का कितना देखे 24.27 ग्राम्स, 24.27 ग्राम्स। और क्लोरीन का कितना है, चलिए बेटा शाबाश, जरा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर आपको पूछा जाएगा क्लोरीन तो आप बोलोगे 71.65 ग्राम्स। क्लोरीन का कितना है 71.65 ग्राम्स, ये देखें, क्योंकि इनका मास देके है, चाहे कुछ भी देके होगा, चाहे मास परसेंट देके है, मास देके है, वॉल्यूम देके है, नंबर देके है, उनको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। जरा मुझे बोलेगा बेटा, यहां पर मुझे बोलो किसके कितने मोल्स, जरा मुझे बोलेगा बेटा हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का मास कितना, वहां से देखे हाइड्रोजन का कितना मास हमारे पास है, हाइड्रोजन का 4.07, तो आप बोलोगे सर 4.07 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। 4.07 नहीं लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। कार्बन का मोल जरा मुझे बोलेगा 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो सॉल्व करके बेटा ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लोरीन का कितना है 71.65 डिवाइडेड बाय कर लेंगे बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5, इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। क्या ये मोल्स आ गए, वेरी गुड। लेकिन इतना आपने बेटा जिंदगी में कभी पढ़ा है, मोल ही एटॉमिसिटी होती है, यानी हाइड्रोजन के कितने मोल 4, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे सर 4 एटम्स है। कार्बन के कितने मोल 2, मैं बोलूंगा अगर कार्बन एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन की कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे सर 2। क्लोरीन की 2, जरा मुझे बोलेगा स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 से बेटा डिवाइड कर लेंगे, 2 से बेटा यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो अब मुझे बोलेगा बेटा, जब आपने बेटा रेशियो निकाला तो इसको हमने यहां पर लिखा बेटा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो के बाद क्या फॉर्मूला आएगी, जरा मुझे बोलेगा हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो आप बोलोगे बेटा H2। कार्बन कितने हैं 1, तो आप बोलोगे C1। क्लोरीन कितने हैं 1, तो उसको भी बोलोगे Cl1। चाहे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशियो के बाद मिली फॉर्मूला, जो रेशियो के बाद मिली फॉर्मूला उसको हम नाम बोलते हैं कौन सी फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इतना पता है जो एम्पेरिकल फार्मूला से मास मिलेगा
उसको हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से मास मिलेगा उसको हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जरा मुझे बोलेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो उसका आ जाएगा 2 प्लस, एक हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन 1 है, उसका कितना आ जाएगा 12, और इसका कितना आ जाएगा 35.5। सॉल्व करके बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, 5 4 कितने हुए 9, 49.5। ये होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जरा मुझे बोलिएगा बेटा आपको क्या पूछा गया, आप बोलिए इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपने बोल दिया H2C1Cl1। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, N का वैल्यू। एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, लेकिन N का वैल्यू कैसे मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, यानी N का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, मोलर मास। मोलर मास कितना है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। जब आप सॉल्व करोगे बेटा इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। फिर मुझे बोलेगा देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी 2 टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है H2C1Cl1। सॉल्व करके बेटा क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी H4C2Cl2। ये इसकी कौन सी फॉर्मूला होगी, ये इसकी बेटा फॉर्मूला होगी व्हाट वी कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहां पर बेटा आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूं। राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लो। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेंजीन। अगर मैं बोलूंगा बेंजीन की फॉर्मूला हमारे पास क्या है C6H6। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा रेशो के बाद क्या फॉर्मूला आ जाएगी, 6 से बेटा दोनों को डिवाइड कर लेंगे यानी 1:1। तो अगर आपको पूछा जाएगा इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलो, तो इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगी रेशो के बाद CH। इसी तरह से बेटा हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है नंबर सेकंड दैट इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन की फॉर्मूला है बेटा C2H2। जरा मुझे बोलेगा रेशो के बाद क्या फॉर्मूला आ जाए 2:2 दैट इज 1:1। अच्छा, अगर 1:1 आया, अगर 1:1 आया, जब आप 2 से बेटा डिवाइड करोगे 1:1, तो आप बोलोगे बेटा रेशो के बाद जो फॉर्मूला होगी दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगी CH। यानी इन दोनों की बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सेम। यानी कुछ सब्सटेंसेस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है अलग अलग, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होती है सेम। इसी तरह से बेटा नंबर थर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जरा मुझे बोलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मूला क्या है H2O2। तो रेशो के बाद 2:2 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1:1 आ जाएगा। अगर 1:1 आया तो हम बोलेंगे बेटा इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगी वो होगी HO। नंबर फोर्थ ग्लूकोज। बोलो बेटा ग्लूकोज की फॉर्मूला हमारे पास क्या है C6H12O6। ये कौन सी फॉर्मूला हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप बोलोगे 6:12:6। 6 से बेटा डिवाइड कर लेंगे 2 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगी 1:2:1। तो आप बोलोगे फॉर्मूला जो मिलेगी दैट इज C1H2O1। नंबर फिफ्थ वाटर। अगर मैं वाटर की बात कर लेता हूं तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी H2O। अच्छा, मुझे बोलेगा अगर H2O है रेशो के बाद क्या फॉर्मूला मिलेगी 2:1। 2:1 तो सिंपलेस्ट है, तो इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगी H2O ही। यानी कुछ सब्सटेंसेस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगी तो उस टाइम पे N का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, चले बेटा अब बात चलेगी बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ध्यान देना बेटा। अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए बेटा सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहां पर यूज कर लूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा
कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है हकीकत में। ठीक है, कभी क्या होता है, कभी रिएक्शन में बेटा एक रिएक्टेंट होता है, कभी रिएक्शन में बेटा दो रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर बेटा एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपको बेटा घर में 2 मिनट के लिए ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए बेटा क्या है, उसके लिए बेटा दो रिएक्टर चाहिए, एक चाहे एग और दूसरी चाहे ब्रेड पीस। ध्यान देना, बात मैं यहां पर समझा देता हूं बेटा, ताकि मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट में आपको बेटा, ताकि ये इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के रिलेटेड पढ़ाना है, उतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ताकि आपको बोर्ड के बेटा 7 मार्क्स जो है, जो मैंने इनिशियली बोले, वो 7 मार्क्स आपको बेटा स्कोर होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, ध्यान देना, जब भी बेटा आपको ब्रेड ऑमलेट बनाना है तो आपको पता है कि आपको चाहिए ब्रेड प्लस एग, वही तो देगा ऑमलेट। ठीक है, मगर इतना पता है कि 2 ब्रेड पीस चाहे, 2 ब्रेड पीस, 2 ब्रेड पीस पीस और चाहे एक एग, एक अंडा, तभी तो मिलेगा बेटा एक ऑमलेट। जरा 2 मिनट के लिए पहले इस पे बेटा 2 मिनट, 1 मिनट ना आप इसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको एक ऑमलेट बनाना है ना, कितने ब्रेड पीस चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 ब्रेड पीस चाहिए, एक एग चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक रिएक्शन है बेटा, ऐसे समझ लो बेटा, ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स है, एक ब्रेड पीस हमारे पास और दूसरा एग हमारे पास है, और कितने ऑमलेट बनेंगे, एक ऑमलेट। मैं आपको बोल रहा हूं सर, मैं आपको यहां से बोल रहा हूं ज्यादा कौन है, देख के बताना ज्यादा कौन है, तो ज्यादा इनमें कोई नहीं है, बात याद रखो। अब जो जो स्टूडेंट सोच रहा है ना ज्यादा ब्रेड है, वो यहां से सोचेगा, वो यहां से बेटा याद रखेगा, नहीं ऑमलेट बनाने के लिए 2 ब्रेड ही चाहिए। जब सुबह इंसान उठता है ना तो 2 सॉक्स पहन लेता है और एक ही शर्ट पहन लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉक्स ज्यादा पहनता है, वो सॉक्स बेटा एग्जैक्ट नंबर में पहनता है, बस एक ही चीज है कि टांगे 2 है, बस टांगे 2 है, इसीलिए उसको 2 सॉक्स पहनने पड़ते हैं। क्या बोलोगे कि उसने ज्यादा सॉक्स पहन लिए, नहीं ज्यादा कहां पहने, क्योंकि 2 उसकी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है ना, जरा मुझे बोलेगा बेटा, वही है ना, आई होप कि आपको बेटा बात समझ में आ रही है कि 2 सॉक्स पहनते हो आप सुबह और एक शर्ट पहनते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेटा शर्ट कम पहनी है, नहीं शर्ट तो एक ही है ना, दूसरी कहां से पहनोगे, दूसरी अगर पहनने का कोई तरीका हो तो बोल देते। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगर हम बात कर लेंगे कि वहां से सॉक्स आपने 2 पहने और यहां से शर्ट आपने एक पहनी, यानी इसका मतलब हुआ बेटा सॉक्स ज्यादा नहीं है, बस उसकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से है। यहां पर बेटा ब्रेड ज्यादा नहीं है, ऑमलेट बनाने के लिए 2 ही ब्रेड चाहिए ना, एक नीचे और ऊपर, बीच में बेटा हम क्या रख लेते, एग। अब सोच लेना, सोच लेना, 6 ब्रेड पीस है और यहां से बेटा 4 एग है, इसको हम बोला जाता है बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन से कभी यह नहीं पता चलता है कि कम कौन है, मगर जो गिवन देके होगा वहां से पता चलता है। 6 ब्रेड पीस, तो आप बोलोगे सर 2 2 2, 2 के लिए चाहे 1, 2 के लिए चाहे 1, 2 के लिए चाहे 1, तो अगर आप देखोगे तो आप इतना सोचोगे अपनी जगह पे, सर 3 तो ही एग की रिक्वायरमेंट है, तो आप इतना सोचोगे सर ऑमलेट तो 3 बनेंगे, ऑमलेट तो 3 बनेंगे, लेकिन किचन के काउंटर पे 1 एग बचा के होगा, 1 एग ऐसे ही होगा। यह भी रिएक्टेंट, ध्यान देना, यह भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यह भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दोनों बेटा रिएक्टेंट है, लेकिन जो एग है, एग बेटा पूरा खर्च नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रेड है वो पूरा खर्च हुआ, तो ये पूरा कंज्यूम हुआ, तो इसको बोला जाता है LR, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बचा पीछे काउंटर पे बेटा, किचन के काउंटर पे बचा, इसको नाम बोलते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट। आई होप कि बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया। और बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको कभी पता नहीं चलेगा ज्यादा कौन है कम कौन है, बैलेंस्ड इक्वेशन आपको यह बताएगा कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है एक रिएक्शन में। चले बेटा, अगर मैं यहां पर बेटा अब लिमिटिंग रिएजेंट का
क्योंकि अब जब आपको बोर्ड में लिखना है, अब ये अंडे वंडे की दलील वहां पर नहीं लिखोगे ना। अगर बोर्ड में लिखना है तो बोर्ड में बेटा अंडे की दलील नहीं लिखोगे ना, अंडा ब्रेड पीस ऑमलेट, वो तो यहां पर हमने समझाने के लिए, लेकिन बोर्ड में लिखोगे क्या, ध्यान दे बेटा। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा रिएक्शन हमने लिखी बेटा N2 गैस, और यहां पर बेटा हमने लिखा 3 टाइम्स H2 गैस, और यहां पर बेटा हमने दिया इट गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, ये रिएक्शन हमने लिखी यहां पर। अगर ये रिएक्शन हमने लिखी, जरा मुझे बोलेगा बेटा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 3 और इसका 2। क्या ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है? यस। अगर ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्या इस बैलेंस्ड रिएक्शन में आपको यह पता चलेगा कि कम कौन है ज्यादा कौन है? तो आप बोलोगे सर बैलेंस्ड रिएक्शन से नहीं पता चलता है कम कौन है ज्यादा कौन है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है 1 मोल होना चाहिए नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के होनी चाहिए 3 मोल। यानी अगर इसका 1 मोल होगा, इसके 3 होंगे, इसके 2 मोल आएंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसका 1 मोल खत्म हो जाएगा, इसके 3 मोल उस टाइम पे खत्म होते हैं। ध्यान देना बेटा, गिवन वहां से देखिए कंडीशन क्या है। N2 के है बेटा 3 मोल और H2 के है बेटा 6 मोल। अब आपको यहां से पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आप बोलिए कम कौन है ज्यादा कौन है। अब देख के ऐसे नहीं बताओगे, अब बैलेंस इक्वेशन से रिलेट करोगे। जब इसका 1 मोल होगा यानी 1 मोल ऑफ N2 के लिए कितने H2 चाहिए, तो आप बोलोगे सर 3 मोल चाहिए, किसके? H2 के। 1 मोल ऑफ N2 के लिए चाहिए कितने? 3 मोल H2 के। लेकिन अगर N2 के 2 मोल होंगे, 2 मोल ऑफ N2 के लिए कितने H2 चाहिए? 6 मोल्स ऑफ H2। 6 मोल्स ऑफ H2। इसी तरह से बेटा अगर आपको बेटा 3 मोल्स होंगे N2 के, 3 मोल्स ऑफ N2, 3 मोल्स ऑफ N2, अगर 3 मोल्स बेटा N2 के होंगे, जरा मुझे बोलेगा बेटा H2 कितने? 1 के लिए 3 चाहिए, 2 के लिए 6 चाहिए, 3 के लिए कितने चाहिए? 9 मोल्स ऑफ H2। यानी अगर N2 के है 3 मोल्स, H2 के कितने होने चाहिए? 9। लेकिन H2 कितने हैं? 6। क्या H2 कम है? यस, H2 कम है। तो जब H2 कम है, जो H2 कम होता है बेटा उसको बोला जाता है कौन सा रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप बोलोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? H2। यानी वो वाला रिएजेंट जो कम होगा, और जो कम होता है वो पूरा खर्च हो जाता है। तो हम बोलेंगे यहां पर 3 मोल के लिए N2 के लिए कितने चाहिए? 9 मोल्स। तो आप बोलोगे सर जो पूरा खर्च हो जाएगा, पूरा खर्च कौन हो जाएगा? पूरा खर्च H2 हो जाएगा। तो आप इतना बोलोगे सर फिर H2 हमारे पास कौन सा रिएजेंट है? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? द रिएक्टेंट which is completely consumed in a reaction, which is completely consumed in a reaction, in a reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent, is called, उसको हम बेटा नाम बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? लिमिटिंग रिएक्शन। यानी वो वाला रिएक्शन जो पूरा खर्च हो जाएगा एक रिएक्शन में, उसको बेटा हम बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? लिमिटिंग रिएक्शन। और अगर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट होगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मड इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमेशा डिसाइड करता है कौन? लिमिटिंग रिएक्शन। यानी प्रोडक्ट फॉर्मड इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, is always decided by limiting reagent। प्रोडक्ट फॉर्मड बेटा हमेशा कौन बनाता है? लिमिटिंग रिएजेंट बनाता है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मड इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट फॉर्मड बेटा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमेशा कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ CH4। यानी आपको बेटा जलाना है, किसको जलाना है? CH4 को जलाना है। अगर आप CH4 को जलाने बैठोगे तो आप इतना बोलोगे कि जलाने का मतलब हुआ बेटा कि CH4 गैस की आपको रिएक्शन करनी है, किसके साथ? O2 के साथ। जब भी आप किसी चीज को जलाओगे जिसका वो बना होगा तो वही तो जलेगा। ये किसका बना है? कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन भी जलेगा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, हाइड्रोजन भी जलेगा और पानी बना देगा। चलो कार्बन को बैलेंस कर लेंगे, एक एक। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इतना कर लेंगे बेटा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। चलिए बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, यहां से ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो यहां से बेटा आपको ट्वाइस ऑक्सीजन आ जाएगा। जरा मुझे बोलेगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 1। और इसका कितना है? 2। यानी इसका मतलब हुआ अगर मीथेन का 1 मोल, चूंकि ये खर्च हो रहा है, 1 मोल खर्च हो जाएगा, इसके 2 मोल जाएंगे और इसका 1 मोल आएगा तो इसके भी 2 मोल आएंगे। यानी अगर मीथेन 1 जा रहा है तो ऑक्सीजन 2 जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 1 आ रहा है और वाटर 2 आ रहा है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको बताता है रिएक्शन के बारे में। इसकी इंफॉर्मेशन बेटा आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रहा है कि अगर ये 1 खर्च हो रहा है तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। आपको बेटा कितने कार्बन CH4 को जलाना है? 16 ग्राम को जलाना है। तो आप इतना बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 वो होगा गिवन मास कितना है? 16 बाय मोलर मास कितना है कार्बन का? 16। यानी आप बोलोगे सर हम 1 मोल को जलाने बैठे। यानी आप इतना बोलोगे सर हमें मीथेन के 1 मोल को जला, यानी आप इतना बोलोगे सर मीथेन वहां से कितना दे के है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन वो दे के है 16 गिवन मास बाय 16, तो वो होगा 1 क्या? मोल। मीथेन के 1 मोल को अगर हमें जलाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है भाई 1 मोल मीथेन को जला दो, 1 मोल जब मीथेन को जलाओगे तो जरा मुझे पानी कितना मिलेगा? 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म, जरा मुझे बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 फॉर्म, H2O के कितने मोल बन रहे हैं? H2O के मोल कितने बन रहे हैं? 2 मोल। H2O के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्मेट कितने बेटा? 2 मोल। 1 मोल से 2 मोल पानी बन रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे 2 मोल। अगर क्वेश्चन में बेटा मास में निकालना होगा, पानी के कितने मोल है? 2 मोल, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास वाटर का कितना है? 18। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 2 r 36। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 36 ग्राम्स। मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 36 ग्राम्स। चलिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस आफ्टर कंबशन। तो यानी अगर हम देखेंगे, क्योंकि जेके बोर्ड में बेटा फेवरेट क्वेश्चन जो है वो है कंबशन ऑफ मीथेन ही, इसीलिए बेटा हमने अगर 2 क्वेश्चन दिखाए वो खाली मीथेन के ही दिखाए। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं किसकी कंबशन रिएक्शन लिखनी है? मीथेन की। तो इससे पहले भी हमने लिखा है CH4 प्लस ट्वाइस O2 गैस गिव्स व्हाट? आपको मिलेगा बेटा CO2 गैस, आपको मिलेगा बेटा यहां पर CO2 गैस, और साथ में मिलेगा बेटा आपको यहां पर क्या? H2O लिक्विड। जरा मुझे बोलेगा बेटा यहां पर कितना, यहां इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। जरा मुझे बोलेगा इसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 1। और इसका कितना है? 2। यानी अगर आपके पास 1 मोल CH4 का है तो 1 मोल CO2 का भी भर रहा है। यानी अगर 1 मोल CH4 का है तो CO2 का भी 1 ही मोल बन रहा है, मगर CO2 कितना बन रहा है? 22 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वो किसके बराबर है? दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि 40 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 1/2 मोल। यानी अगर ये आधा मोल बनेगा तो ये आधा ही मोल खर्च हुआ होगा। तो आपको वही बोला है ना कि कितने मीथेन के मोल चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, CH4 के कितने मोल्स आपको चाहिए? तो आप बोलोगे सर CH4 के 1/2 मोल चाहिए, हाफ मोल, दैट इज आधा ही मोल चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बेटा और एक नाम बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर बेटा 2 मिनट के लिए बेटा इसको छोड़ दो बेटा, अंग्रेजी में क्या लिख के यहां पर बेटा देखिए,
अगर मैंने यहां पर लिया H2O, जरा मुझे बोलेगा इस H2O में क्या क्या कंबाइन हुआ है, यानी जब पानी बना है, जब पानी बना है तो पानी बनने के टाइम पे हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं इतना बोलूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का अगर मुझे रेशो निकालना है, हाइड्रोजन कितने, 2, जब हाइड्रोजन बेटा 2 है, एक हाइड्रोजन का कितना मास है 1 AMU, 2 का कितना होगा 2 AMU, तो हम बोलेंगे 2 इज टू कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16। अच्छा मुझे बोलेगा बेटा एक काम कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट कौन है 2 से बेटा दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1:8। यानी अगर हम देखेंगे चाहे आप बेटा पानी कहीं से भी लाओ, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा मासेस का, वो एक फिक्स्ड रेशो होगा, दैट इज 1:8। वही लिखे है बेटा इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड, ए गिवन केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी आप बेटा अगर घर पे बेटा कैलकुलेट करते हो ना रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, आपको भी बेटा 1/8 आया। अब जहां से भी पढ़ा था बेटा इससे पहले उसको भी बेटा 1/8 ही आया, किसी को बेटा 1/10 नहीं आएगा। यानी ये हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते। चलिए ये था बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, अगर दो एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, यानी दो एलिमेंट्स को कंबाइन होना है, दो कंपाउंड्स बनाने या दो से ज्यादा, या पहले चलो पहले मैं बेटा एक्सप्लेन ही कर लूंगा। चलिए बेटा मान के चलेंगे बेटा हमारे पास कार्बन और साथ में बेटा हमारे पास ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे ये दो तरीके के एलिमेंट्स बनाते हैं। एक ये बनाएगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के टाइम पे क्या क्या कंबाइन हुआ, तो आप बोलोगे सर कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के टाइम पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन दो ऑक्सीजन। जरा मुझे बोलेगा यहां पर मुझे बोलेगा मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। इस वाले में पहले वाले में कितना है, कार्बन का कितना मास है, एक कार्बन का मास है ना 12 इज टू एक ऑक्सीजन का कितना है 16। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में जरा मुझे बोलेगा मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बेटा कार्बन का कितना मास है, कार्बन का एक कार्बन का कितना मास है 12 इज टू एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन का कितना होगा 32। अब अगर आप इस देखोगे ना जो आपने ये रेशो निकाला, इस रेशो में निकालने के बाद आपको बेटा कार्बन का मास फिक्स नजर आ रहा है, कार्बन का मास फिक्स आपको नजर आता है, वेरी गुड फिक्स है ना। दूसरा एलिमेंट कौन सा बचा, ऑक्सीजन। रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन, रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे वो होगा 16:32 और सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा, 16 से बेटा डिवाइड कर लेंगे 1:2, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। उसी को बेटा यहां पर बेटा अंग्रेजी में लिख के है इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो कंपाउंड्स बनाएंगे या दो से ज्यादा, देन इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर आप एक एलिमेंट का मास क्या कर लोगे फिक्स, देन द रेशो ऑफ मासेस ऑफ अनदर एलिमेंट विल बी ए सिंपल होल नंबर रेशो, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। ठीक है, तो अगर हम देख लेंगे बेटा जितना भी हमारे पास इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी हमारे पास था बेटा, वो सारे क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किए। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा बेटा, अगर आपको बेटा क्या इसके पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो बेटा ऑफिस, तो वहां से आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, या आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा जो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम चैनल हमारे पास है, या हमारे पास जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उनमें भी बेटा ज्वाइन करके आप इनके बेटा पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हमारा खाली यही रहा इसमें, इस पूरे चैप्टर में कि आपके एनसीईआरटी में जो 7 मार्क्स है बेटा, वो 7 के 7 मार्क्स बेटा आप सिक्योर करने चाहिए। ठीक है,
चलिए, अस्सलाम वालेकुम।